जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास से जितने क्वेश्चंस बने हैं आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, और इससे जो आपके बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। चलिए साथियों, इसको देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, और बिहार टीचर के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद यह क्लास होने वाली है। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1733 ईस्वी में मिलाया गया। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। साथियों, यहाँ पे 1733 रहेगा। 1733 ईस्वी में बिहार का विलय बंगाल में किया गया। उस समय बंगाल का तत्कालिक नवाब शुजा-उद-दौला थे, जो बंगाल को 4 भागों में बांट दिए। कौन कौन सा? सेंट्रल डिवीज़न, ढाका डिवीज़न, बिहार और उड़ीसा। इन चारों डिवीज़नों को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये विश्लेषण आपके बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? साथियों देखो, इसमें बहुत से विद्यार्थी होंगे जो कि कंफ्यूज हो जाते होंगे, कौन यहाँ पे मैसूर मारेंगे, बट मैसूर नहीं होगा साथियों, श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में बनाई, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? किस वर्ष साथियों टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मंगलुरु की संधि पे क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। इसका राइट ऑप्शन है 1784। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो साथियों, ये टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठीक है, ये टीपू सुल्तान के साथ उन्होंने संधि की थी। आइए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था साथियों 1790 से 92 ईस्वी तक, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में ही हुई थी। ठीक है, इस संधि में अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। साथियों, टीपू सुल्तान इसमें जो संधि हुई थी उसमें टीपू सुल्तान से कुछ शर्त रखे थे, जो कि अंग्रेज थे, उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी टीपू सुल्तान के समक्ष। वो शर्तें क्या थी? तो साथियों, इसमें टीपू सुल्तान को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। ठीक है, साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए देने पड़े। क्यों देने पड़े? क्योंकि उनका जो बेटा था उनको अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। ठीक है, 2 पुत्रों को कब्जे में रखे थे। और उसी पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टिप्पणी किया कि हमने अपने शत्रु को प्रभावपूर्ण ढंग से पंगु बना दिया और साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ये टिप्पणी हमेशा क्वेश्चन में पूछी जाती है साथियों, ये जरूर याद रखिएगा कि ये कॉर्नवालिस जो था, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यह किस युद्ध संधि में यह स्टेटमेंट कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि में दिया गया था। इतनी बात जरूर याद रखिएगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। जो राजा रणजीत सिंह थे साथियों, उन्होंने किससे कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था? साथियों, इसका राइट ऑप्शन है शाह शुजा से। शाह शुजा से उन्होंने लड़ाई नहीं की थी,
वो लड़ाई करके नहीं जीते थे। शाह शुजा ने काबुल राज्य को प्राप्त करने के लिए राजा रणजीत सिंह की सहायता मांगी थी। उसके बदले उसने उनको कोहिनूर हीरा जो था वो भेंट में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए साथियों, ये जितने क्वेश्चन आपके पीपीएससी में पूछे गए हैं, 41वां पीपीएससी प्री 1996 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1900 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? साथियों, अंबाबाई के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो इनको डिटेल में भी हम लोग जानेंगे। तो अंबाबाई उस समय मैसूर की रहने वाली थी, जो कि इस समय के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अंबाबाई का जन्म 1889 ईस्वी में मैसूर, जो कि अब कर्नाटक राज्य में है, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में साथियों ये दक्षिण भारत से अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने उडुप्पी में विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का भी नेतृत्व किया था। ये साथियों क्वेश्चन बना है कि उडुप्पी में, इनमें से किसने उडुप्पी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया था? तो वो थी साथियों अंबाबाई। ठीक है, अंबाबाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? साथियों पूछ रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डफरिन था? देखिए साथियों, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इसमें फंस सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी भारत का पहला गवर्नर जनरल नहीं है। तो कौन है, आइए हम लोग इसका विश्लेषण देखते हैं। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वारेन हेस्टिंग को किया गया साथियों। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बनाया गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? 1834 ईस्वी में। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60, फिर 1765 से 1767 ईस्वी की अवधि तक अपने पद पे बना रहा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? असल में साथियों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव को क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता भी लॉर्ड क्लाइव था। साथियों लॉर्ड क्लाइव ने 23 जून 1757 की जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई उसको जीत करके और बंगाल में पहला ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी लॉर्ड क्लाइव। इसलिए इसे माना जाता है कि लॉर्ड क्लाइव जो था ब्रिटिश साम्राज्य का असली संस्थापक था भारत में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? इसमें से वो कौन सा था जिसने डुअल गवर्नमेंट को, बंगाल में डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने ही द्वैत शासन की प्रणाली को क्या कर दिया साथियों? समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया।
द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो द्वैत शासन का अगर शुरुआत पूछे कब बताना है, 1765 में, और कब इसको समाप्त किया गया, तो 1772 में। अगला क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन साथियों कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। आइए देखते हैं कि ये ठगों का क्या मामला है, इसको देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं साथियों। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में यह लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। इस ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया था। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत कैप्टन स्लीपमैन के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये ठग क्या थे साथियों? ये ठग जो थे, जो अंधविश्वास में जीने वाले थे, वो देवी काली दुर्गा का वो पूजा करते थे। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। वे क्या करते थे कि बलि के रूप में अपने जो उनका बलि था उसका सिर काट करके देवी के चरणों में अर्पित करते थे। ठीक है, तो इसका अंत 1837 ईस्वी में किसने किया? कैप्टन स्लीपमैन ने। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? जो ठगी पे अतिक्रमण कर दिया, इसमें से कौन सा वो गवर्नर जनरल है? तो साथियों इसमें WH स्लीमैन। ठीक है, इन्होंने इसको समाप्त किया। वैसे भी साथियों बलि देना एक अपराध, एक जुर्म माना जाता है। ठीक है, बलि देना ये वेद पुराणों में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप बलि दीजिए। देवी देवता नहीं कहते हैं कि बलि दो, केवल खाने के लिए सब अपना अपना करते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो रेलवे लाइन की शुरुआत जो हुई थी साथियों, वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। ठीक है, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय में ही बिछाई गई थी। ये भी पूछेगा साथियों कि प्रथम रेलवे लाइन जो है वो कब बिछाई गई? तो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच। और दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी से कोलकाता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। तो आप व्याख्या को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अब ये प्रश्न नहीं रह गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था और भारत में सबसे पहले कौन सी जो कंपनी थी उसने अपना फैक्ट्री स्थापित की। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं साथियों, अब अंदर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ की? इसमें से ऐसा कौन सा सुधार था जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रारंभ की? तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों इसमें उसने सती प्रथा का उन्मूलन उसने ही किया, दास प्रथा का उन्मूलन किया, ठगों से संगठित गिरोह का दमन भी उसी ने किया। वो जो स्लीपमैन था साथियों, उसकी नियुक्ति इन्होंने ही किया था। ठीक है, विलियम बेंटिक ने ही। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ये धर्म परिवर्तन के कारण योग्यता के प्रावधान को हटाना ये नहीं किए थे। तो एक से अधिक है, देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा का उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। साथियों जो बेंटिक ने
भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया था, उसी में दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। वो 1835 ईस्वी में इंग्लैंड वापस चला गया। देखिए, इसकी नियुक्ति होती है 1828 में और 29 में इसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया और सती प्रथा को समाप्त किया। और उस समय राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के साथियों इसने इसको समाप्त किया। राजा राम मोहन राय 1928 में जो कि विधवा, इसको समाप्त किए थे। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो अभी हमने पढ़ा, कौन था वो? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामकता नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामकता की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये थे लॉर्ड लिटन। कौन थे साथियों? लॉर्ड लिटन थे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? इसमें से किससे संबंधित नहीं है? तो साथियों ये सारे सभी से संबंधित है, बट ये इल्बर्ट विल से वो संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इल्बर्ट विल क्या है। इल्बर्ट विल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। इस बिल में ये कहा गया था साथियों कि जो भारत के न्यायाधीश हैं वो यूरोपीय अपराधियों पे, जो यूरोप के जो लोग हैं वो अपराध करते हैं, उन पे ये भारतीय न्यायाधीश मुकदमा चला सकते हैं, इसकी मांग की गई थी इल्बर्ट बिल में। ठीक है, किसने सिंध विजय कर उसका अधिकरण एनेक्सेड यानी कि अधिकरण किया? तो इसका राइट ऑप्शन है जॉन नेपियर। ये जो जॉन नेपियर था, इसी ने सिंध विजय का क्या किया? अधिकरण किया। देखते हैं, जनरल गवर्नर लॉर्ड एलेनबरो के काल में 1842 से 1844 ईस्वी के दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है साथियों? तो ये है वारेन हेस्टिंग से। ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग से। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये थे साथियों पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। आज टॉप के 20 क्वेश्चन हमने कराया आपको विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, हमने व्याख्या के साथ आपको कराए। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप यहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ साथियों। धन्यवाद।